गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी। हम नाइन्थ क्लास साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये पढ़ लिया था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मीनिंग था कि हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है, या क्या क्या एफ़र्ट्स हम लगा रहे हैं। तो जिनसे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्रॉप पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो सके, ताकि हमारी कंट्री की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट की डिमांड पूरी हो सके। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमें फूड मिलता है वो एनिमल से भी मिलता है क्रॉप्स के अलावा। तो अब एनिमल से फूड हमें मिल्क, घी, बटर इस फॉर्म में मिलता है, या मीट की फॉर्म में मिलता है। तो अब इस प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो इस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में एनिमल्स को पालने की ज़रूरत है, ताकि जब हम उन एनिमल्स को पालेंगे तो एनिमल्स की फीडिंग का ध्यान रखेंगे, उनको क्या कुछ खिलाना है, किस टाइम पे उनकी कैसे हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि हमें भी उनकी जो प्रोडक्शन है, उनसे जो प्रोडक्शन मिलनी है वो बेटर अमाउंट में मिल सके। तो इस चीज़ को बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। कि पशुओं को पालना किस पर्पज़ के लिए, फूड और उनसे जो फूड के अलावा जो भी और प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस प्रोडक्ट्स को लेने के लिए पशुओं को पालना, वो क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज़ कंट्रोल। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो हमें एनिमल्स की फीडिंग का ध्यान रखना होता है कि एनिमल्स को किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, किस तरह का फूड उनको प्रोवाइड करवाना है हमने। ब्रीडिंग मतलब उनकी रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से हो सके, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और डिसीज़ कंट्रोल मतलब कि अगर वो बीमार हो गए हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान हमने किस तरह से रखना है, या वो बीमार होना उसके लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगी। तो हमें एनिमल्स की फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज़ कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। तो एनिमल हस्बेंड्री अलग अलग एनिमल्स की होती है। हम कैटल फार्मिंग भी करते हैं जिसमें गाय भैंसों को पाला जाता है। फ़िश फार्मिंग भी करते हैं जिसमें फ़िश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फ़िश पाली जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री बर्ड्स को पाला जाता है। इसी तरह से बी कीपिंग भी करी जाती है जिसमें हनी प्रोडक्शन के लिए बीज़ को पाला जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग हम क्यों करते हैं। तो पर्पज़ ऑफ कैटल फार्मिंग इज़ फॉर गेटिंग मिल्क। एक तो मिल्क लेने के लिए गाय या भैंसों से। उसके अलावा सेकंड, ड्रोट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, जो एनिमल से लेबर करवाने के लिए फील्ड्स के अंदर, जैसे कि टिलिंग मतलब प्लोइंग करवाने के लिए एनिमल्स की हेल्प ली जाती है। इरिगेशन करने के लिए भी एनिमल्स की हेल्प ली जाती है। कार्टिंग मतलब बैलगाड़ियाँ चलाने के लिए भी हमें एनिमल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फील्ड्स के अंदर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो ये हमारे दो पर्पज़ हैं जिनके लिए हम कैटल फार्मिंग करते हैं। तो जो मिल्क है वो हमें फीमेल एनिमल से मिलता है। तो उनको फीमेल एनिमल्स को क्या बोला जाता है, मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल बोला जाता है, जो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं। और ड्रोट लेबर के लिए जो एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं वो मेल एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। दोज एनिमल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क और लेबर, दीज आर मोस्टली मेल एनिमल्स। कि ड्रोट एनिमल्स के लिए मोस्टली मेल एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, वो लेबर के लिए काम आते हैं। अब हमारी कंट्री में इंडियन कैटल के नाम क्या क्या हैं। जैसे काउस की एक ब्रीड का नाम है, नस्ल का नाम है बोस इंडिकस, इंडियन ब्रीड का नाम है। इसी तरह से बुफेलो की इंडियन स्पीशीज़ का नाम है बोस बुबेलिस। तो ये इनकी ब्रीड्स के नाम है, याद रखने हैं आपको। मिल्च एनिमल, ड्रोट एनिमल्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया। देन जो एनिमल्स हमें मिल्क मिलता है वो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि लैक्टेशन पीरियड कितना है एनिमल का। अब लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काल्फ। कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो अपने बेबी के लिए, अपने काल्फ के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उस मिल्क का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो एक कैटल जो है वो अपने बेबी को, अपने काफ को बर्थ देने के बाद कितने टाइम तक मिल्क
प्रोड्यूस करता है उस टाइम को, उस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है। तो उसी ड्यूरेशन के अंदर, लैक्टेशन पीरियड के अंदर ही हम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल से मिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यानी कि मिल्क प्रोडक्शन जो डिपेंड करती है लैक्टेशन पीरियड के लिए के ऊपर। अगर किसी एनिमल का लैक्टेशन पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना मिल्क हमें भी ज़्यादा मिल पाएगा, मिल्क प्रोडक्शन हमारे लिए भी ज़्यादा हो पाएगी। देन टॉपिक है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करवाना, मेल और फीमेल की रिप्रोडक्शन करवाना। तो अब क्रॉस ब्रीडिंग हम कैसे करवाएंगे कि जो एक फॉरेन ब्रीड्स जैसे कि जर्सी और बाउंस स्विस, दो फॉरेन ब्रीड्स के नाम हैं कैटल्स के, उनके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि उनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। और जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं, लोकल ब्रीड्स भी कह सकते हो, जिसका नाम है रेड सिंधी एंड साहिवाल, ये इंडियन कैटल ब्रीड्स के नाम हैं। तो इस फॉरेन ब्रीड्स और लोकल ब्रीड्स के ऑर्गेनिज्म की, कैटल्स की आपस में रिप्रोडक्शन करवाई जाती है ताकि दोनों की क्वालिटीज़ मिक्स होके एक एनिमल के अंदर आ सकें। तो जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनके अंदर क्या खास बात होती है कि वो डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, उनको बीमारियां कम लगती है। और फॉरेन ब्रीड्स के अंदर क्या खास बात थी कि उनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा था। अब जब दोनों की रिप्रोडक्शन करवा दी जाएगी तो दोनों की क्वालिटीज़ मिक्स हो जाएगी। लैक्टेशन, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसका लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा और उसकी डिसीज रेजिस्टेंस एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बोला जाता है। तो टू ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़। तो दो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन हम अलग अलग फॉरेन और इंडियन ब्रीड्स की इसलिए करवाते हैं ताकि हमें दोनों के अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज़ है वो हमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल सके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउसिंग, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड डिसीज़ कंट्रोल ऑफ कैटल्स। कि हमें कैटल्स की केयर किस तरह से करनी है, हमें उनकी रहने, हाउसिंग मतलब उनकी रहने सहने का अरेंजमेंट, उनकी क्लीननेस का किस तरह से ध्यान रखना है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब उसमें फ़ूड के किस तरह का फ़ूड दें ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और डिसीज़ कंट्रोल मतलब हमें उनकी डिसीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है। पहली बात, उनको डिसीज़ होने नहीं देना, और हो गई है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिसीज़ कंट्रोल के अंदर आएगी। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है हाउसिंग रिक्वायरमेंट। हाउसिंग रिक्वायरमेंट मतलब एनिमल्स की रहने सहने की जगह का अरेंजमेंट किस तरह का हो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूफ्ड शेल्टर्स विद गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। कि जो एनिमल्स के रहने की जगह है जहाँ पे उन एनिमल्स को रखा जाता है वो वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, मतलब हवादार होनी चाहिए, ताकि ऊपर हेड उसकी रूफ़ होनी चाहिए उसके ऊपर, ताकि एनिमल्स को रेन, हीट और कोल्ड जो है उससे प्रोटेक्शन मिलती रहे। कि जिस तरह का भी इन्वायरमेंट हो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल उनका हाउसिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। देन सेकंड, रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ द कैटल टू रिमूव डस्ट एंड लूज हेयर। कि एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो ब्रशिंग है तो टाइम टू टाइम करते रहें ताकि उनकी बॉडी के ऊपर जो डस्ट लग गई है वो डस्ट उतर सके और उनके जो लूज़ हेयर्स हैं वो उनसे हट सकें, और उनको नहलाने का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट, स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर टू कीप इट ड्राई एंड क्लीन। कि जो एनिमल्स जिस फ्लोर पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो फ्लोर जो है वो स्लोपिंग होना चाहिए, मतलब तिरछा फ्लोर होना चाहिए, थोड़ा ढलाना वाला फ्लोर होना चाहिए, ताकि जब एनिमल का यूरिनेशन जो होता है उस यूरिनेशन की वजह से वो फ्लोर वेट ना रहे, जल्दी से सूख जाए। अगर वेट रहेगा वो फ्लोर तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो डिसीज़ क्रिएट करेंगे एनिमल्स के लिए, और स्मेल भी क्रिएट होती है। देन फूड रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैटल्स की किस तरह की होनी चाहिए। तो द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कि फूड एनिमल रिक्वायरमेंट जो है डेयरी एनिमल्स की दो तरह की होती है। एक कौन कौन सी, एक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो उनकी रेगुलर हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जिस तरह का हमें फूड देना चाहिए वो फूड कहलाता है कि न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वाला फूड। तो विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ। कि एनिमल्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो फूड होगा वो क्या लाएगा, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वाला फूड। देन मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। कि वो फूड जब एनिमल्स को उनके लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे देना चाहिए स्पेशली, ताकि वो एनिमल्स की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से होती रहे, उस फूड को बोलेंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट वाला फूड। देन अब एनिमल का फीड हो किस तरह का, क्या कुछ उसमें होना चाहिए। फर्स्ट है रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। जो फाइबर कंटेंट वाला फूड जो है वो एनिमल्स के लिए मिलना चाहिए एनिमल्स को। देन सेकंड कंसनट्रेट। कंसनट्रेट वो फूड होता है
विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर फाइबर कंटेंट तो कम हो लेकिन जो प्रोटीन है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हो, ताकि एनिमल्स की हेल्थ जो है सही रह सके। उस फूड को कंसनट्रेट बोला जाता है। देन कैटल नीड्स बैलेंस राशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कि जो कैटल्स को फूड दिया जाता है वो बैलेंस फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स को बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, उसी तरह से एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ताकि उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट के अंदर मिल सकें। देन नेक्स्ट है सर्टेन फीड एडिटिव्स कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। तो कुछ ऐसे फीड एडिटिव एक्स्ट्रा फूड भी एनिमल्स को अवेलेबल करवाए जाने चाहिए जिनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिज्म को लेस क्वांटिटी में चाहिए लेकिन उनकी हेल्थ और ग्रोथ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं, तो उस तरह के फीड जो है वो भी उनको प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। अब नेक्स्ट है डिसीज़ कंट्रोल, कि अगर एनिमल्स को कोई डिसीज़ हो गई है तो या ना हो डिसीज़, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो डिसीज़ कैन कोज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, डिसीज़ की वजह से एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन एबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो एनिमल्स को किस तरह से और किस वजह से डिसीज हो जाती है? एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल की बॉडी के अंदर रहकर या एनिमल की बॉडी के बाहर रहकर जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं। तो यही भी कह सकते हो कि होस्ट बॉडी। अब होस्ट बॉडी क्या होगी? वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर कोई पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आके बैठता है या उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। तो दे ड्राइव फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ द होस्ट। जो पैरासाइट्स हैं वो एनिमल की बॉडी के अंदर रहकर या उनकी बॉडी के बाहर रहकर उनसे अपना फूड लेते हैं। अपने डेवलपमेंट के लिए वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक एक्सटर्नल पैरासाइट, वो पैरासाइट जो एनिमल्स की बॉडी की स्किन के बाहर चिपकते हैं आकर, उनको एक्सटर्नल पैरासाइट बोला जाता है। जैसे कि लीच, जिनको हम हिंदी में चिच्चड़ बोल देते हैं, कि गाय भैंसों की बॉडी के ऊपर चिच्चड़ चिपक जाते हैं, वो एक्सटर्नल पैरासाइट का एग्जांपल्स हैं। तो इंटरनल पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म के स्टमक में या इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो इंटरनल पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो फ्लूक्स और लीवर, जो फ्लूक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो लीवर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंटरनल पैरासाइट का एग्जांपल है। तो बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट्स आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स, फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर मिल्क प्रोडक्शन। उसके अलावा जो बैक्टीरिया, वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्फेक्टियस डिसीज़ क्रिएट करते हैं एनिमल्स के अंदर, जो उनकी मिल्क प्रोडक्शन एबिलिटी पे और उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो इन डिसीज़ से बचने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एनिमल्स को वैक्सीनेशन दी जाती है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ से बचने के लिए, उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है, ताकि वो वैक्सीनेशन अगर एनिमल्स की हम करवा दें तो फ्यूचर में इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं एनिमल्स को कम हो जाते हैं। तो ये डिसीज़ कंट्रोल के अंदर आ गया कैटल्स की। अब हमारा यहाँ तक कैटल फार्मिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स, मतलब मुर्गे मुर्गियों को पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है? फॉर एग एंड मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन सॉरी। कि एक तो पोल्ट्री बर्ड्स के जो एग्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है, और उनकी बॉडी का जो मीट है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो वो हमारे लिए एग्स और मीट दोनों ही प्रोटीन का सोर्स होते हैं हमारी डाइट के अंदर। तो जो पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्रॉयलर्स एंड नेक्स्ट लेयर्स। तो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। जो मीट प्रोडक्शन के लिए जो बर्ड्स को पाला जाता है, पोल्ट्री बर्ड्स को पाला जाता है, उनको ब्रॉयलर्स बोला जाता है। तो वो उनके बर्थ के 6 to 8 वीक्स के बाद उनको यूज़ किया जाता है मीट पर्पज़ के लिए। देन लेयर्स क्या होते हैं? तो बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग आर कॉल्ड लेयर्स। जो एग प्रोडक्शन के लिए, एग लेने के पर्पज़ से जो पोल्ट्री बर्ड्स पाले जाते हैं, यानी कि फ़ीमेल पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं वो लेयर्स कहलाते हैं। वो अपने बर्थ के 20 वीक्स के बाद यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि 20 वीक्स के बाद जो है पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर सेक्शुअल मैच्योरिटी आ जाती है, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी आ जाती है। तो वो रिप्रोडक्शन करने के बाद हमें एग देने लायक बन जाते हैं।
तो उन ऑर्गेनिज्म को लेयर्स बोला जाता है जो एग प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। देन क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिस तरह से हमने कैटल्स के लिए पढ़ा था क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, उसी तरह से पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है कि ब्रॉयलर्स और लेयर्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो क्रॉस ब्रीडिंग कैसे कैसे कराई जाएगी? एक इंडियन ब्रीड है पोल्ट्री बर्ड्स की, असील नाम है, और एक फॉरेन ब्रीड है जिसको एक्सोटिक ब्रीड भी बोल सकते हो, लेग हॉर्न ब्रीड का नाम है। तो ये जो असील और लेग हॉर्न जो ब्रीड्स हैं इनकी आपस में रिप्रोडक्शन करवाई जाती है ताकि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, इंडियन ऑर्गेनिज्म और फॉरेन ऑर्गेनिज्म, दोनों की डिज़ायर्ड क्वालिटी को हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्टेन कर सकें। अब देन ब्रीडिंग करने का, क्रॉस ब्रीडिंग करने का हमारा पर्पस क्या होता है पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर? भी एक तो हमारा पर्पस है कि नंबर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स, ताकि हमें जो चिक्स हैं, जो पोल्ट्री बर्ड्स के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकें, बेटर क्वालिटी के मिल सकें। नेक्स्ट, डवार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, कि जो ब्रॉयलर हैं वो डवार्फ साइज़ के हों, छोटे साइज़ के हों, ताकि उनकी जो चिक प्रोडक्शन के लिए कमर्शियली वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए डवार्फ साइज़ के ब्रॉयलर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो करैक्टर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा के ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, कि जो हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो वो इस तरह का हो कि उसकी अंदर समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, मतलब जो हाई टेम्परेचर को बियर करने की एबिलिटी है वो हो, ताकि हॉट टेम्परेचर के अंदर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकें। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अभी हम ऐसा चाहते हैं कि जो पोल्ट्री बर्ड्स हमारे पास हों उनको मेंटेनेंस का ज़्यादा हमें ध्यान ना रखना पड़े, कि हमें उनकी देखभाल कम करनी पड़े। तो ये हमारा एक टारगेट है। देन रिडक्शन इज द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agricultural byproducts, कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनका यूज़ करके उसी फूड को प्रोवाइड करवा के हम पोल्ट्री बर्ड से जो हैं उनको सर्वाइव करवा पाएँ। ये हमारा टारगेट है, ताकि हमें उनकी जो है देखभाल कम करनी पड़े, हमें स्पेशल टाइप का फीड उनको कम कर देना पड़े, और जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनका साइज़ छोटा रह सके। तो ये हमारे टारगेट्स हैं कुछ, जिनकी वजह से हमें क्रॉस ब्रीडिंग करवानी पड़ती है पोल्ट्री बर्ड्स की। अब हमने लेयर्स और ब्रॉयलर्स दो पढ़े थे, दो टाइप की पोल्ट्री बर्ड्स यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो वो डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो लेयर्स क्या होते हैं? लेयर्स आर एग लेइंग बर्ड्स मैनेज फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एग्स, कि एग लेने के लिए जो पोल्ट्री बर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको लेयर्स बोला जाता है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। देन ब्रॉयलर्स क्या होते हैं? ब्रॉयलर्स आर मेंटेन फॉर गेटिंग मीट, कि जो मीट के पर्पज़ से जो एनिमल्स पाले जाते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोला जाता है। तो ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं पहले। देन सेकंड पॉइंट लेयर्स में, कि लेयर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग एट द एज ऑफ 20 वीक्स, कि 20 वीक्स की एज के ड्यूरेशन के बाद जो है एग जो प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स यानी कि लेयर्स जो हैं एग देना शुरू करते हैं। और जो ब्रॉयलर्स हैं वो अपने बर्थ के 6 to 7 वीक्स के बाद उनको यूज़ किया जा सकता है, मार्केट में भेजा जा सकता है उनको मिल्क प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन के लिए। देन थर्ड, लेयर्स रिक्वायर इनफ स्पेस एंड एडिक्वेट लाइटनिंग, कि जो लेयर्स हैं उनको जो स्पेस चाहिए होता है रहने के लिए, और जो लाइटनिंग का अरेंजमेंट है उनके लिए ज़्यादा होना चाहिए, स्पेस भी ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा हमें, और लाइटनिंग का अरेंजमेंट भी उनके लिए अच्छा रखना पड़ेगा उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन जो ब्रॉयलर्स हैं दे रिक्वायर कंडीशंस टू ग्रो फास्ट एंड लो मोर्टेलिटी, जो ब्रॉयलर्स हैं उनको हमें भी इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि उनकी ग्रोथ फास्ट हो सके और उनकी मोर्टेलिटी मतलब उनकी जो डेथ रेट है वो कम हो सके, भी जल्दी से वो ना मरें, ताकि हम जब उनको मीट के लिए यूज़ करना चाहें तब यूज़ कर सकें उनको। देन फोर्थ, दे रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड विद विटामिन्स मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि जो लेयर्स हैं उनका जो फूड कैलकुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फूड होना चाहिए, मतलब लिमिटेड फूड होना चाहिए, जिस बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं जितने उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए वो उनको मिल सके। लेकिन जो ब्रॉयलर्स हैं उन ब्रॉयलर्स को हमें इस तरह का फूड देना पड़ता है कि जो प्रोटीन और विटामिन से रिच हो, विटामिन्स में स्पेशली विटामिन ए एंड विटामिन के उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह का फूड हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और उनके फूड में फ़ैट जो है फैट न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजेज एंड
डिसीज़ कंट्रोल कि पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिसीजेज कोज बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कि जो पोल्ट्री फाउल्स या पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं उनको भी कई तरह की डिसीजेज हो जाती है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से, और कुछ डिसीजेज उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाती है कि अगर उनको कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट अगर ना मिले सफिशेंट अमाउंट में तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी कुछ डिसीजेज हो जाती है। तो दीज नेसेसिएट प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स। तो इन डिसीजेज से बचने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें जो एनिमल्स, पोल्ट्री बर्ड्स का जो उनकी क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिटेशन मतलब वहाँ की उनकी यूरिनेशन को क्लीन करने का प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें। एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड रेगुलर इंटरवल्स, और उन्हें हमें प्रॉपर उनके रहने सहने की जगह के आसपास जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो स्प्रे करने की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ पर डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious diseases and reduce loss of poultry during outbreak of disease। उसके अलावा हमें जो एनिमल्स, पोल्ट्री एनिमल्स हैं उनके प्रॉपर इन्फेक्टिस डिसीज से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेशन देने का अरेंजमेंट भी करके रखना चाहिए ताकि जब कोई डिसीज़ उन एनिमल्स को आए तो उन डिसीज़ उनके पास आ ही ना सके, उसके लिए हमें पहले से ही उनको वैक्सीनेट करवा के रखने की ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम फिश प्रोडक्शन का अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।